The topic we will be discussing in this video is regulation of blood pressure. मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको फाइनली नॉर्मल की तरफ रेगुलेट किया कैसे जाता है। तो ये रेगुलेशन के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कंट्रोल, सेकंड होता है इंटरमीडिएट टर्म कंट्रोल एंड थर्ड होता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। अगर ये रेगुलेशन सेकेंड्स टू मिनट्स के अंदर परफॉर्म हो जाता है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कंट्रोल या फिर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कहते हैं। अगर ये रेगुलेशन मिनट्स टू आवर्स लेता है परफॉर्म होने के लिए तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट टर्म कंट्रोल कहते हैं। अगर कुछ दिन लग जाते हैं इस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट होकर के नॉर्मल की तरफ आने में तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कंट्रोल कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, और ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर टोटल 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू हो सकता है। फर्स्ट इज द बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, सेकंड इज द कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एंड थर्ड इज द सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स। एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में। नाउ कमिंग टू द बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, बेरोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टू द चेंज इन प्रेशर। नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को, बेरो मीन्स प्रेशर, तो ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेंसिटिव है टू द चेंज इन प्रेशर, उनको हम लोग बेरोरिसेप्टर्स कहते हैं। 2 बेरोरिसेप्टर्स हम लोग को पढ़ना है जो कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज द कैरोटिड बेरोरिसेप्टर एंड सेकंड इज द aortic आर्क बेरोरिसेप्टर। कैरोटिड बेरोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं कैरोटिड साइनस में, और aortic आर्क बेरोरिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं आर्क ऑफ aorta में। कैरोटिड साइनस जो कि प्रेजेंट होता है एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जहाँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होता है, वहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के तरफ प्रेजेंट होता है कैरोटिड साइनस, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड बेरोरिसेप्टर्स। वही आर्क ऑफ aorta के अंदर प्रेजेंट होते हैं aortic आर्क बेरोरिसेप्टर्स। अब ये जो कैरोटिड साइनस के अंदर प्रेजेंट कैरोटिड बेरोरिसेप्टर्स हैं, इनसे निकलती हैं एक नर्व्स निकलती हैं जिनको हम लोग हेरिंग नर्व कहते हैं, और ये हेरिंग नर्व फाइनली ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बना लेती है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि दीज हेरिंग नर्व्स आर द ब्रांचेस ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। उसी तरह aortic आर्क बेरोरिसेप्टर से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम लोग कहते हैं डिप्रेसर नर्व, और ये डिप्रेसर नर्व फाइनली वेगस नर्व में जाकर के मिल जाती है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि वेगस नर्व की ब्रांचेस होती हैं ये डिप्रेसर नर्व। तो कैरोटिड बेरोरिसेप्टर्स का जो इनर्वेशन होता है वो होता है ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और 9th क्रेनियल नर्व, जिसको हम लोग हेरिंग नर्व भी कहते हैं। और aortic आर्क बेरोरिसेप्टर का जो इनर्वेशन होता है वो होता है ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व और 10th क्रेनियल नर्व, जिनको हम लोग डिप्रेसर नर्व भी कहते हैं। बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग को डिस्कस करना है वो है पाथवे, कि कैसे बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ऑपरेट करता है। वो पाथवे देखने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेसल्स और हार्ट को स्टिमुलेट या फिर इनहिबिट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपने नर्व फाइबर्स के थ्रू वेसल्स का वेसोडाइलेशन करवा देता है, और हार्ट का रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है। एक्चुअली में वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है के जो नर्व फाइबर्स हैं वो जाकर के सिनैप्स बनाते हैं, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, और फाइनली वेसल्स का वेसोडाइलेशन हो जाता है। उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सिनैप्स करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स ऑफ द हार्ट, और वहाँ पे जाकर के ये एसिटिलकोलिन रिलीज करते हैं और हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करवा देते हैं। इसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग समझे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट आर द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड सेकंड आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। गैंग्लियन के पहले प्रेजेंट होने वाले जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं एसिटिलकोलिन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन। अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज कर रहा है, अगर वो वेसल्स के अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है तो वेसल्स का हो जाता है वेसोकंस्ट्रिक्शन। अगर वो वेसल्स के बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है जो कि प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल के वेस्कुलेचर में, तो फिर वहाँ पे हो जाता है वेसोडाइलेशन। और अगर हार्ट पे काम करता है जहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवा देता है। तो इसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जनरली वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है और हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाता है, बट स्पेशल स्केलेटल मसल वेस्कुलेचर के केस में ये वेसोडाइलेशन करवाता है। वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वेसोडाइलेशन करवाता है और हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम कराता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पाथवे, कि कैसे पाथवे परफॉर्म होता है बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का।
नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे पाथवे ऑफ द बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स। हमें पता है कि बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं कैरोटिड साइनस बेरोरेसेप्टर और होता है आर्क ऑफ अओर्टा बेरोरेसेप्टर। ये जो कैरोटिड साइनस बेरोरेसेप्टर और आर्क ऑफ अओर्टा बेरोरेसेप्टर है ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फाइनली ये जो कैरोटिड साइनस बेरोरेसेप्टर है वो उस स्टिमुलस को रिसीव करके एक्शन पोटेंशियल को भेजता है हेरिंग नर्व के थ्रू 9th क्रेनियल नर्व में, और आर्क ऑफ अओर्टा बेरोरेसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करके एक्शन पोटेंशियल को भेजते हैं डिप्रेसर नर्व के थ्रू 10th क्रेनियल नर्व में, दैट इज वेगस नर्व में। फाइनली ये 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस में आती हैं और न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस से इन्फॉर्मेशन जाती है वेसोमीटर सेंटर और कार्डियक वेगल सेंटर, जिसको हम लोग कार्डियक इनिबिटरी सेंटर भी कहते हैं, और जो कि न्यूक्लियस एम्बिगस में लोकेटेड होती है। वेसोमोटर सेंटर के अंदर एक्चुअली में दो एरिया होते हैं, फर्स्ट इज द डिप्रेसर एरिया एंड सेकंड इज द प्रेसर एरिया। अब ये वेसोमोटर सेंटर से सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को भी जाकर के इनर्वेट करते हैं और हार्ट को भी जाकर के इनर्वेट करते हैं। सिमिलरली कार्डियक वेगल सेंटर या फिर कार्डियक इनिबिटरी सेंटर से भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं और वो हार्ट को जाकर के इनर्वेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पाथवे ऑपरेट करता है। लेट सपोज कि किसी पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो कैरोटिड साइनस के बेरोरेसेप्टर्स होते हैं और जो आर्क ऑफ अओर्टा के बेरोरेसेप्टर्स होते हैं ये दोनों स्ट्रेच कर जाते हैं। इन दोनों के स्ट्रेच करने की वजह से ये 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस भी स्टिमुलेट हो जाता है। न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस तक इन्फॉर्मेशन आने के बाद ये न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस स्टिमुलेट करता है वेसोमीटर सेंटर को और कार्डियक वेगल सेंटर या फिर कार्डियक इनिबिटरी सेंटर को। वेसोमीटर सेंटर जैसे ही स्टिमुलेट होता है तो इसके अंदर का डिप्रेसर एरिया सबसे पहले स्टिमुलेट होता है और जैसे ही डिप्रेसर एरिया स्टिमुलेट होता है ये इनिबिट कर देता है प्रेशर एरिया को, और अगर प्रेशर एरिया इनिबिट हो जाता है तो इससे निकलने वाले जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी डिक्रीज्ड हो जाती है, मतलब दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि वो इनिबिट हो जाता है। उसी तरह कार्डियक वेगल सेंटर या फिर कार्डियक इनिबिटरी सेंटर जब स्टिमुलेट हो जाता है तो इससे निकलने वाले जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट के रेट को और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये इफेक्ट हार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स की वजह से हार्ट रेट और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। हमें यह भी पता है कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और हार्ट के अंदर हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। बट इस केस में क्योंकि प्रेशर एरिया इनिबिट हो चुका है जिस वजह से सिंपैथेटिक फाइबर्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो एक्चुअल काम करते हैं उसके अपोजिट काम करेंगे, मतलब ब्लड वेसल्स का वेसो डायलेशन देखने को मिलेगा और हार्ट के अंदर हार्ट रेट और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पाथवे चला, जिसकी वजह से फाइनली इफेक्ट हमें देखने को मिला वेसो डायलेशन और हार्ट रेट और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम होना हमें देखा। मतलब पहले तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज था बट अब वेसो डायलेशन की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो गया और हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। और हमें पता है कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट टाइम्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये ब्लड प्रेशर फाइनली कम होकर के नॉर्मल की तरफ रिटर्न हो जाता है। ये होता है बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स का पाथवे, ये ऐसे ऑपरेट करता है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग समरी में देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ द बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स को या फिर बेरो रिफ्लेक्स को हम लोग एक बार समराइज करते हैं। पहले तो बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स को हम लोग प्रेशर बफर सिस्टम भी कहते हैं। हमें पता है कि बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स के लिए जो हमने स्टिमुलस दिया था वो था इंक्रीज्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। बट क्या ये स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है? नहीं। ठीक, ये जो पूरा का पूरा पाथवे हमने डिस्कस किया ये था इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का पाथवे। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से सब कुछ उल्टा चलेगा, जिसकी वजह से फाइनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होकर के नॉर्मल हो जाएगा। तो उसी तरह जो स्टिमुलस होता है वो चेंज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है, जो कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। हमारे एग्जांपल में ये इंक्रीज्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर स्टिमुलस है। रिसेप्टर्स हमें पता है कि बेरोरेसेप्टर्स होते हैं इस रिफ्लेक्स के केस में। बेरोरेसेप्टर्स के अंदर दो रिसेप्टर्स हमने पढ़ा यहाँ पे, कैरोटिड साइनस रिसेप्टर एंड आर्टिक आर्क बेरोरेसेप्टर। इसके बाद एफरेंट नर्व में हमें हेरिंग नर्व मिला था। हेरिंग नर्व था जो कि एक्शन पोटेंशियल को कैरी कर रहा था फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इंटीग्रेटिंग सेंटर।
दैट इज़ द हेरिंग नर्व 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू जा रहा था फ्रॉम कैरोटिड साइनस, और डिप्रेशन नर्व जो कि 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू जा रहा था फ्रॉम आर्क ऑफ अओर्टा। इंटीग्रेटिंग सेंटर जो था वो हमारे रिफ्लेक्स आर्क के केस में न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस था, जो कि वेसोमोटर सेंटर और कार्डियक वेगल सेंटर के थ्रू काम कर रहा था। फाइनली इफरेंट नर्व जो आता था वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक या फिर वेगस नर्वस सिस्टम के थ्रू आता था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिक्रीज्ड एक्टिविटी हमने देखी और पैरासिम्पैथेटिक या फिर वेगस नर्वस सिस्टम की इंक्रीज्ड एक्टिविटी हमने देखी। फाइनली इफेक्टेड ऑर्गन्स जो थे वो हार्ट और ब्लड वेसल्स थे, जिसकी वजह से फाइनल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें देखा कि हार्ट रेट कम हो गया है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो गई, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया था और वेसोडाइलेशन हो गया था, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ चला जा रहा था। इस बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोग को डिस्कस करने हैं, जैसे कि बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स सबसे कॉमनली कब देखने को मिलता है, जब भी कोई पर्सन लेटा होता है या फिर लाइंग पोजीशन में होता है और अचानक से वो अपराइट पोजीशन में चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ऑफ द अपर बॉडी फॉल कर जाता है। अचानक से कोई लाइंग पोजीशन से अगर अपराइट पोजीशन में जाए तो उसके अपर बॉडी का ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ इन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की वजह से ये पूरा का पूरा बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स फिर से ऑपरेशनल हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ ले जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा करके नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करवा देता है। ये हम लोगों को इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है। सो इसीलिए ये एक एग्जांपल है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर का। मतलब ऐसा होता है कि जब हम लोग लाइन पोजीशन में होते हैं और उससे अपराइट पोजीशन में तुरंत आते हैं और तुरंत हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सेकंड्स के अंदर ये वर्क करता है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। और दूसरा पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्ड करता है मोर टू द चेंजिंग प्रेशर दैन स्टेशनरी प्रेशर। मतलब अगर कोई स्टेशनरी प्रेशर है और वो बहुत ज़्यादा है, अगर इंक्रीज्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, लेट सपोज ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80/120 होता है और किसी का ब्लड प्रेशर अगर 100/140 है, तो ये एक स्टेशनरी प्रेशर मेंटेन्ड है, उसमें बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स उतना काम नहीं करेगा जितना चेंजिंग प्रेशर में काम करेगा। मतलब 80 से 90, 90 से 100 और 120 से 130, 130 से 140 ये चेंज होता जा रहा है अगर जल्दी जल्दी प्रेशर, तो इस केस में बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है इन कंपैरिजन विद द स्टेशनरी प्रेशर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है वो अनइम्पॉर्टेंट होता है इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। क्यों ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में काम नहीं करता है? क्योंकि ये बहुत जल्दी एडॉप्टेड हो जाता है। जो भी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की कंडीशंस होती हैं उनमें जाकर के ये एडॉप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ये था पूरा बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में। नाउ कमिंग टू द कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। कीमोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टू द डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज्ड H+ कंसंट्रेशन। ये कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो जगह पे लोकेटेड होते हैं। फर्स्ट लोकेटेड होते हैं बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे, दीज आर नोन एज कैरोटिड बॉडी, जो कि बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे लोकेटेड होते हैं। जहाँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है, उस बाइफर्केशन पे ये कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकेंड जो कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो आर्क ऑफ अओर्टा पे प्रेजेंट होते हैं और इनको हम लोग कहते हैं अओर्टिक बॉडीज़। ये जो कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं इनको इनर्वेट करते हैं 9th क्रेनियल नर्व, और ये जो एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं इनको इनर्वेट करते हैं 10th क्रेनियल नर्व। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पाथवे ऑफ कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की, कैसे ये पाथवे ऑपरेट करता है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का। तो जब भी कोई स्टिमुलस होता है जो कि जनरली डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कंडीशन होता है, इस कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को ऑपरेशनल होने के लिए, मतलब ये वर्क करने के लिए ब्लड प्रेशर का लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना ज़रूरी है। उसके बाद ही ये कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो वर्क करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना कम होना चाहिए कि कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ऑपरेशनल होगा, तो वो लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। जब इतना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द कीमोरिसेप्टर्स, मतलब इन कीमोरिसेप्टर्स, क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ से ब्लड फ्लो होने वाला ब्लड का प्रेशर कम है, जिस वजह से ब्लड फ्लो टू द कीमोरिसेप्टर्स भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और H+ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कंडीशंस जो हैं वो स्टिमुलेट कर देती हैं इनके रिसेप्टर्स को, दैट इज कैरोटिड बॉडीज़ और अओर्टिक बॉडीज़ दोनों स्टिमुलेट हो जाती हैं इन कंडीशंस में।
जैसे ही कैरोटिड बॉडीज़ और अओर्टिक बॉडीज़ स्टिमुलेट होती हैं, कैरोटिड बॉडीज़ 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू और अओर्टिक बॉडीज़ 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस को स्टिमुलेट करती है। न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस फिर वेसोमोटर सेंटर में इंफॉर्मेशन भेजता है और वेसोमोटर सेंटर से निकलने वाले सिंपैथेटिक फाइबर्स वेसल्स के अंदर जाकर के वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं और हार्ट के अंदर हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा देते हैं और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज़ करवा देते हैं, जिसकी वजह से फाइनली क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया और हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होने से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो गया और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट टाइम्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट दोनों इंक्रीज़ हो गया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज़ होकर के वो फाइनली नॉर्मल हो जाता है। तो डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर फाइनली नॉर्मल की तरफ रिटर्न हो जाता है थ्रू दिस कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स। नाउ हम लोग CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स देखते हैं। CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स जो है वो तब देखने को मिलता है जब मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में, कि वो मीन आर्टेरियल प्रेशर वो आर्टेरियल प्रेशर होता है जो कि एवरेज ब्लड प्रेशर होता है बिटवीन इन अ कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जो मीन एवरेज प्रेशर होता है उसे हम लोग मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 टाइम्स पल्स प्रेशर। तो जब मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चला जाता है, मतलब जब सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तब हाइपोपरफ्यूजन एट द CNS हो जाता है, क्योंकि इतना कम ब्लड प्रेशर की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हाइपोपरफ्यूजन मतलब डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई होने लगता है, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो होने लगता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये स्टिमुलेट कर देता है वेसोमोटर सेंटर को और हमें पता है कि वेसोमोटर सेंटर से रिलीज होते निकलते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के इंक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से फाइनली हम लोगों को वेसल्स के अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है और हार्ट के अंदर हार्ट का रेट और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन दोनों इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है कि CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स देखा जाता है जब मीन आर्टेरियल प्रेशर की वैल्यू कम कितनी होनी चाहिए, तो वो लेस देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये इतना सीवियर हाइपोटेंशन के अंदर ये एक रिस्पॉन्स है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा रहा है, तो क्या इसको हम लोग इमरजेंसी कंडीशन नहीं कह सकते हैं? यस, इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। और क्योंकि ये CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स इमरजेंसी में ही काम करता है, इसलिए हम लोग इसको लास्ट डिच रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी एकदम लास्ट में हाथ पैर मार करके देख लेती है कि कैसे हम लोग इतना डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को बढ़ा सके। इसी को हम लोग CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स या फिर लास्ट डिच रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसी का एक पार्ट होता है कुशिंग रिएक्शन। कुशिंग रिएक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स होता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल लीजन की वजह से CSF का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आर्टेरियल प्रेशर से। अब जब आर्टेरियल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा CSF का प्रेशर, तो CSF जो होगा वो आर्टरीज को प्रेस करने लगेंगी, जिनकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ द सेरेब्रल माइक्रोवस्कुलेचर हो जाएगा। कंप्रेशन ऑफ द सेरेब्रल माइक्रोवस्कुलेचर की वजह से हाइपॉक्सिया हो जाता है एट द लेवल ऑफ वेसोमोटर सेंटर। और हाइपॉक्सिया जब हो जाता है वेसोमोटर सेंटर का, तो वेसोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हो जाती है और वो फाइनली सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। कैसे? तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा करके और हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा करके। तो सबसे पहला चीज़ कुशिंग रिएक्शन के अंदर देखने को मिल गया इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। अब इस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की वजह से इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की वजह से बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है। हमें पता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना एक स्टिमुलस होता है बेरोरिसेप्टर्स के लिए। तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्स को देखते ही बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है और बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के लिए इंटीग्रेटिंग सेंटर था न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटोरियस, जो कि इन्फॉर्मेशन को भेज रहा था वेसोमोटर सेंटर में और कार्डियक वेगल सेंटर में। अब वेसोमोटर सेंटर तो हम लोग यहीं पे देख चुके हैं कि वो पहले से ऑलरेडी स्टिमुलेटेड है। कार्डियक वेगल सिस्टम सेंटर इस कंडीशन में जाकर के स्टिमुलेट हो जाता है और वो वेगस या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू हार्ट रेट को कम कर देता है। ये दूसरा चीज़ देखने को मिला हम लोगों को कुशिंग रिएक्शन के अंदर। तो कुशिंग रिएक्शन के अंदर हमने अभी तक दो चीज़ देखा, एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जा रहा था, दूसरा हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जा रहा है। अब इस इंट्राक्रेनियल लीजन की वजह से, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर स्टिमुलेटेड लीजन है, तो ये कंप्रेस करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से इरेगुलर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। तो कुशिंग रिएक्शन के अंदर अल्टीमेटली हम लोगों को तीन चीज़ देखने को मिली, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड हार्ट रेट और इरेगुलर वेंटिलेशन। और इसी को हम लोग कहते हैं कुशिंग ट्रायड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स।
कुशिंग ट्रायड के अंदर टोटल 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज़ द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, सेकंड इज़ द डिक्रीज्ड हार्ट रेट एंड थर्ड इज़ द इरेगुलर वेंटिलेशन. तो CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वो है कि CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स परफॉर्म करने के लिए मीन आर्टेरियल प्रेशर का मिनिमम कितना होना ज़रूरी है, तो वो है 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे पूछी जाती है कुशिंग ट्रायड के बारे में. So this was all about this video. If you like this video, please hit the like button. Do share with your friends and subscribe our channel. If you want notes for this or more such videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.